ओके स्टूडेंट्स, इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी जो चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम मेथड पढ़ेंगे। सो हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, as we know that parent cell divides into two or more cells। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, तो जो सेल है वो डिवाइड करती है एक में या एक से अधिक पार्ट्स में। और जब एक सेल से एक से अधिक पार्ट बनते हैं, दूसरी सेल्स बनती हैं, जो उसका डिवीजन होता है वो न्यू सेल्स होती हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुरानी सेल से, पहले वाली सेल से या पेरेंट सेल से नई सेल बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। So parent cell divides into two or more cells which functions as independent individual। Independent individual का मतलब अगर सेल है वो डिवाइड हुई है, डिवाइड होने के बाद जो पार्ट बने हैं, दो अलग अलग सेल बनी हैं, दो से अधिक सेल बनी हैं, तो हर एक डिवीजन, हर एक पार्ट एक इंडिविजुअल का रूप होता है। ओके, इस तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होना फिजन कहलाता है। फिजन। So the definition is parent cell divides into two or more cells which functions as an independent individual। जो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का काम करती है और उसी को हम फिजन बोलते हैं। Got my point? Now depending upon the number of individual, एक सेल डिवाइड होके कितने ऑर्गेनिज्म बनाती है। एक अकेला ऑर्गेनिज्म बना रही है, दो बना रही है या दो से ज्यादा बना रही है। Depending upon the number of new cell formed, फिजन इज ऑफ टू टाइप। दो तरह का बंटवारा है, फिजन दो तरह का है। ओके, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब बाई का मतलब दो। ए मैच्योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अडल्ट ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं तो इन दो सेल्स को हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, 1 2। ओके, जो एग्जैक्टली जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, जो सिमिलर होती हैं मॉर्फोलॉजी में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, बिहेवियर में अपने पेरेंट्स के। डिवाइड्स इनटू टू सेल्स व्हिच बिहेव एज टू न्यू इंडिविजुअल। तो दो नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा, ये अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है। ये अमीबा का न्यूक्लियस है। ये डिवाइड होने से पहले देखिए न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया, बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना है। तो जब ये डिवाइड करेगा तो पहले साइटोप्लाज्मा डिवाइड करना शुरू करेगा, साइटोप्लाज्मा ब्रेक होना शुरू करेगा। जब साइटोप्लाज्मा ब्रेक होना शुरू करता है, सिकुड़ना शुरू करता है डिवाइड होने के लिए, तो उसको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। पहले साइटोप्लाज्मा ब्रेक डाउन होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे न्यूक्लियस, और ऐसे दो न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगी। दिस इज बाइनरी फिजन। एक ऑर्गेनिज्म से दो नए ऑर्गेनिज्म बनना बाइनरी फिजन कहलाता है। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। अमीबा का एग्जाम्पल हमने देखा, फिर लेशमानिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी फिजन। ये ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो बाइनरी फिजन से करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब हुआ कि जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड होके एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा तो सीधी सी बात क्या होगी कि वो क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। दो से अधिक इंडिविजुअल्स को या डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करना क्या कहलाएगा? मल्टीपल फिजन कहलाएगा। तो होता क्या है उसके अंदर? एक ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर मल्टीपल फिजन होना है। जब आपने बाई फिजन बोला था, बाइनरी फिजन बोला था, तो आपने कहा था कि न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हुआ और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होगा और बहुत सारे पार्ट्स में, मान लीजिए 4-5 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया।
अब 5 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद कितने ऑर्गेनिज्म बन गए? 5 न्यूक्लियस है, हर एक न्यूक्लियस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, फिर 5 ऑर्गेनिज्म बन गए। सो रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस से रिपीटेड डिवीजन होता है, उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मा डिवाइड होना शुरू करता है और वो 2 से अधिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है। जितने न्यूक्लियस बने उतने ही ऑर्गेनिज्म बने। ओके, क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्मा, क्लीवेज का मतलब वो पोर्शन जहां से साइटोप्लाज्मा ब्रेक डाउन शुरू करेगा, डिवाइड होना शुरू करेगा, और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, तो उसको हम यूनिन्यूक्लिएटेड डॉटर सेल बोलते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब एक न्यूक्लियस वाली डॉटर सेल। ओके, जैसे देखिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मा ये अंदर है, साइटोप्लाज्मा में क्लीवेज शुरू हुई और साइटोप्लाज्मा ब्रेकडाउन करके 4 या 5 ऑर्गेनिजम्स अंदर बना दिए हैं। ये देखिए साइटोप्लाज्मा का क्लीवेज शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ, और एक सेल के अंदर ही देखिए 5 या 6 सेल बन गई। अब ये सेल क्या होगी? ब्रस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटते ही ये 5 ऑर्गेनिज्म बाहर रिलीज हो जाएंगे और हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक न्यूक्लियस है। ओके, दे रिलीज बाय ब्रस्टिंग द सेल, ब्रस्ट हो जाएगी सेल, फूट जाएगी। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट वन बडिंग। देखिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने कहा ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ? आउटग्रोथ हो गई, साइटोप्लाज्मा की आउटग्रोथ हो गई। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म था और इसमें कुछ बाहर ऐसे ग्रो कर गया और थोड़े दिन बाद या थोड़े समय बाद ये यहां से ब्रेक डाउन हो गया, जो आउटग्रोथ हुई थी वो ब्रेक डाउन हो गई। तो ये जब ब्रेक डाउन होकर इससे डिटैच हो गया, दूर हो गया, तो ये अपने आप को एक इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करेगा। सो बर्डिंग इन दिस मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में पेरेंट्स डेवलप्स एन आउटग्रोथ, पेरेंट्स के एक आउटग्रोथ, बाहर एक ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, जिसको हम उस आउटग्रोथ को हम बर्ड बोलते हैं। और वो बर्ड क्या करेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, बर्ड ग्रो करेगा, साइज में सेपरेट हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। ओके, और ये ऐसा बर्डिंग दोनों में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वियासिस, इसका साइंटिफिक नेम है ईस्ट का। रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, बर्डिंग से वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। ओके, होता कैसे है कि मान लीजिए ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर ये बर्ड डेवलप हो गया, आउटग्रोथ, बर्ड डेवलप हो गया। अब ये जब बर्ड डेवलप होता है तो क्या होता है? मेरी बात सुनिए, पहले इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद पेरिफेरी पे पहुंचता है और यहां से साइटोप्लाज्मा की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये आउटग्रोथ डिवाइस होगी, इसको प्रोटर्बेंस बोलते हैं, प्रोटर्बेंस, न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल। ये जो पेरेंट सेल थी हमारे पास, ये ईस्ट था, उसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो ये टर्मिनल पे पहुंच गया, एंड पे पहुंच गया, यहां से क्या हुआ? यहां से एक आउटग्रोथ शुरू हो गई। तो न्यूक्लियस है इस आउटग्रोथ के अंदर, न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब कि ये न्यूक्लियस कहां से आया? इसके डिवीजन से आया है। Got my point? So a bud develops as a protuberance. इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। ओके, और वो जो न्यूक्लियस है वो कहां चला गया है? डॉटर सेल के अंदर। ये जो डॉटर सेल है ये प्रोटर्बेंस, आउटग्रोथ, प्रोटर्बेंस, बर्ड एज ए प्रोटर्बेंस, आउटग्रोथ, डॉटर न्यूक्लियस पास इनटू, यहां पे डिवीजन हुआ तो वो पास हो गया कहां पे? प्रोटर्बेंस में। प्रोटर्बेंस क्या है? एक आउटग्रोथ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बर्ड बोल रहे हैं, जो कि ग्रो कर जाएगा एक बर्ड के अंदर। देखिए प्लीज, ये क्या था? हमारा ईस्ट था, ईस्ट के अंदर क्या हुआ? आउटग्रोथ शुरू हुई, आउटग्रोथ शुरू हो गई, ये आउटग्रोथ हो गई, यहाँ इसका न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया, ये न्यूक्लियस डिवाइड होके कहाँ चला गया? प्रोटर्बेंस में। इसको प्रोटर्बेंस तब तक बोलते हैं जब तक इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे ही इसके पास न्यूक्लियस आई, एक बर्ड कहलाया। सबसे पहला काम क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस आउटग्रोथ में गया, आउटग्रोथ में न्यूक्लियस गया तो वो बर्ड कहलाया, डिटैच हो गया, नए इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म के अंदर के रूप में वो ग्रो कर गया। ओके, चलिए, अब एक बर्ड है ये, अगर मान लो इसी से ही दूसरा बर्ड और निकल जाए, बर्ड से बर्ड ओरिजिनेट होना, इससे भी ये बर्ड बना था, इससे भी एक और बर्ड बन गया, तो उसको बोलते हैं टोरुला स्टेज, या इस मेथड को बोलते हैं टोरुलेशन।
टोरुलेशन मेथड, ग्रो ऑफ बड फ्रॉम बड। ओके, एक बड क्या था, मान लीजिए एक एक्सटर्नल पार्ट था, उस एक्सटर्नल पार्ट में एक और एक्सटर्नल पार्ट आ गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोरुला स्टेज। तो आपको समझ में आया, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद कहां जाएगा, प्रोटर्बेंस में। प्रोटर्बेंस क्या है, एक आउटग्रोथ है। जब न्यूक्लियस उस प्रोटर्बेंस में पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है, बड। एग्जाम्पल 2, जैसे हम मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रा, ये हमारा ईस्ट यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल था। ओके, चलिए, होता क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा के अंदर कि मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये देखिए प्लीज, दिस इज आवर हाइड्रा। अब हाइड्रा ने क्या किया, एक आउटग्रोथ करी जिसका नाम हमने क्या बोल दिया था, बड। बड ग्रो कर गया, बट ग्रो करने के बाद यहां से सेपरेट, और सेपरेट होने के बाद ये अपने आप में एक क्या बन गया, हाइड्रा बन गया। ओके, ये अपने आप में एक हाइड्रा बन गया। गॉट माय पॉइंट। बड डेवलप्स, ओके, जब ये बर्ड था, बर्ड ग्रो कर रहा था, तो बर्ड ने क्या डेवलप कर लिए थे, माउथ और टेंटिकल्स। माउथ फीडिंग के लिए, खाने के लिए, और टेंटिकल्स किसके लिए, कैच करने के लिए, मूवमेंट के लिए, दोनों के लिए ही होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब होता क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा में, देखो बहुत अच्छी बात लिखी है, बर्ड ग्रोज या डेवलप्स ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ रिजर्व ओवर द स्टेम सेल। ये बर्ड ग्रो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट। स्टेम सेल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर सकते हैं। दे हैव ए यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप इन द बॉडी। जितनी भी सेल होती हैं बॉडी में, वो सारी डेवलप कर सकते हैं स्टेम सेल। तो अगर पूछ लिया जाए बड क्यों बनता है, तो आप बता देंगे बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल्स। ओके, सो आपके पास दो मेथड आपने एक मेथड पढ़ लिया है, बडिंग का मेथड पढ़ लिया, बडिंग, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन में हमने बडिंग पढ़ लिया। मल्टीपल फ्यूजन होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो जब रिप्रोड्यूस करेगा, जब वो प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो वो दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा, दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, उसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, सो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड था जिसका नाम था बडिंग। ओके, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंटेशन। It is a method of asexual reproduction in which body of an organism break up into two or more parts. Fragmentation, टुकड़े, फ्रेगमेंट्स हो जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना। इसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक पार्ट्स में, और हर एक पार्ट है वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि आपने देखा कि ये आपका तालाब है गांव का, उसके अंदर एक एल्गा है, काई जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा है, और आपने क्या किया, इस काई को लकड़ी से बीच में से ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया, 3 भाग में ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक एल्गा अब 3 एल्गा में बदल गया है। ओके, जब ब्रेकडाउन करते हैं तो हर एक पार्ट, जब ब्रेकडाउन के बाद हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इट इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रो टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, और हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ओके, एग्जाम्पल एल्गे, फंगी, ब्रायोफाइट्स। ओके, अच्छा, बहुत अच्छी बात लिखी है हमने, एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही दिया है कि आपने तोड़ दिया, इसका मतलब मैकेनिकली आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। Occurs due to mechanical disturbance, movement or biting of animals, death and decay of old cells. Death and decay of old cells की वजह से, मान लीजिए एक एल्गा है, एल्गे का पार्ट है बहुत बड़ा, उसका एक पोर्शन है वो डेड हो गया है, वो वहां से ब्रेक डाउन हो गया, उसके साथ कोई लिविंग सेल पे ब्रेक डाउन हो गई, उसने क्या किया, नया एल्गा बना लिया। ओके, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स आर एबल टू ग्रो एंड डिवाइड। फ्रेगमेंटेड पार्ट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और डिवाइड है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। सेल्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, जिसकी सेल्स ग्रीन होती है और क्या होती है, फोटोसिंथेटिक। देखिए, जैसे ये एक पेरेंट है और इसने ये ब्रेक डाउन हो गया 2 पार्ट में और 2 नए इंडिविजुअल बना दिया। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रीजनरेशन। दोबारा जनरेशन, इसके अंदर क्या हुआ, इट इज द एबिलिटी टू ग्रो द पार्ट दैट आर लॉस्ट इन एक्सीडेंट। ध्यान रखेंगे, रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट एक्सीडेंटली खत्म हो गया, टूट गया। अब मान लीजिए वो पार्ट उस ऑर्गेनिज्म से हट गया, अब वो हट गया, उसकी जगह कोई नया पार्ट, उसकी जगह वही पार्ट दोबारा ग्रो कर जाना,
जिसे आप लोगों ने देखा होगा, अपनी जो हाउस लिजार्ड होती है उसकी टेल कट जाती है और वो क्या होती है, रीजनरेट हो जाती है, दोबारा बन जाते हैं। दैट इज रीजनरेशन, एबिलिटी टू ग्रो द पार्ट दैट आर लॉस्ट इन एक्सीडेंट और इंजुरी। जैसे हाइड्रा भी है, प्लेनेरिया भी है। इन एनिमल्स कैन बी कट इनटू, इन दिस एनिमल कैन बी कट इनटू मैनी पीसेस विद ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर क्या हुआ कि एक्सीडेंटल पार्ट था वो लॉस हो गया, तो वो एक्सीडेंटल पार्ट दोबारा भी ग्रो हो गया, या फिर एक ऑर्गेनिज्म को आपको ने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर बन गए। ओके, मैनी पीसेस विद ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर बन जाएगा। ओके, इस तरह से एक पीस का एक पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाना क्या कहलाता है, मॉर्फल एक्सिस कहलाता है, मॉर्फल एक्सिस। और इसके अंदर विच सेल्स विल बी रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, स्टेम सेल, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके ओके, so regeneration is very important for repair purpose. It is very important for the repair purpose but not for the regeneration. It is meant for बहुत सारे organisms में repair purpose के लिए होता है। जैसे arm of starfish, tail of wall lizard, the phenomena is called epimorphosis, और इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, epimorphosis। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, स्पोर फॉर्मेशन। ना अब तक आप लोगों ने जो भी देखा, जो भी पढ़ा, इट इज़ वेरी सिंपल, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। हाँ, आप रीजनरेशन में और मल्टी फ्रेगमेंटेशन में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मेरे को पता है, आप प्लीज़ इसको 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द स्पोर फॉर्मुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब पहले एक वर्ड है स्पोर। अब मैं स्पोर को सिर्फ इतनी सी एक सिंपल बात में आपको समझाना चाहूंगा, आप आराम से इसको सुने, समझने की कोशिश करें। स्पोर क्या है? सबसे पहले तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैं स्पोर को बोल देता हूं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, स्पोर इज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जब मैं रिप्रोडक्टिव यूनिट वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि भैया उस यूनिट से, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, मैं प्लांट्स का एग्जांपल लेता हूं, और प्लांट्स के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं, और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं इनको मैं बोलता हूं रिप्रोडक्टिव यूनिट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब कि ये हर एक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये एक नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो स्फेरिकल है इन स्ट्रक्चर, इसको मैं बोल देता हूं स्पोर। तो स्पोर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दीज आर द माइन्यूट, छोटे स्फेरिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ओके, got my point? So what is spore? Spore is a asexual reproductive unit that will generate the complete organism body. Spore क्या है, ये लिखा, minute unicellular structures, asexual reproductive units, functions as reproduction and dispersal, क्या काम करते हैं, reproduce करते हैं। Okay, now these spores may be motile. मोटाइल का मतलब घूम फिरने वाले, जिसे प्लांट्स के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स एग्जांपल ले लें, उनके अंदर ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब दे कैन ट्रेवल, फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स। अब है क्या, मान लीजिए, देखो आपको मैं एक छोटी सी बात आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आपने देखा कि आपके घर के पास बिल्कुल बेयर लैंड पड़ी है, खाली पड़ी है, उस पर कुछ भी नहीं उगा हुआ, बहुत गर्मी है। फिर क्या हुआ कि बारिश होगी, बारिश होने के बाद थोड़े दिन बाद आपने देखा वहां पे छोटे छोटे घास फूस पौधे उगे हैं। तो क्या आपने कहीं पे कभी इसमें बीज डाले थे? नहीं डाले थे। अब देखिए क्या था कि वहां पे स्पोर्स पड़े थे, लेकिन स्पोर्स क्या थे, वो साइलेंट थे। क्यों थे साइलेंट? क्योंकि उनके लिए फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं था, अच्छा एनवायरमेंट नहीं था, बहुत ज्यादा हीट थी, इसलिए वो रेस्टिंग स्टेज में थे, साइलेंट थे, वो उग नहीं रहे थे। लेकिन जैसे उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट आया, सही टेम्परेचर आया, सही न्यूट्रिशन मिला, वो ग्रो कर गए। तो कई बार स्पोर्स है वो क्लोज रहते हैं, रिमेन साइलेंट रहते हैं। मतलब साइलेंट रहना, ग्रो नहीं करना, अनफेवरेबल कंडीशंस में पेरिनेशन कहलाता है, इनएक्टिव स्टेज कहलाता है।
लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अच्छा तापमान, अच्छा टेम्परेचर, अच्छी ह्यूमिडिटी आती है, वो ग्रो कर जाते हैं, वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस। ओके, कई बार क्या होता है, प्लांट बॉडी से, ऑर्गेनिज्म बॉडी से वो डिटैच हो जाते हैं और हवा के साथ उड़ जाते हैं, एनिमल्स के साथ अटैच होके चले जाते हैं, और वो जहां पे भी गिरते हैं, जब भी ये फेवरेबल कंडीशन आती है, वो ग्रो कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। सो स्पोर्स तो ऑल ओवर द अर्थ मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। स्पोर्स डिटैच, सेपरेट एंड फॉल, फ्लाई फ्रॉम प्लांट बॉडी वाया मैनी मीन्स, जैसे एयर करंट, एनिमल्स, बर्ड्स, एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और एक नए इंडिविजुअल में बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। ओके, जैसे राइजोपस का एक एग्जांपल लेते हैं। स्पोर ऑफ राइजोपस आर प्रेजेंट इन कैविटी और ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। देखिए एक बात सुनिए, ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, वैसे ही जैसे ये बन नहीं रहा है माउस से, यहां पे एक स्ट्रक्चर है, इसका इस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स हैं। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स होते हैं उसके स्पोरेंजियम कहते हैं। कैविटी, कटोरी, एक छोटा सा थैला, एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटी सी कैविटी, स्पोरेंजियम। ओके, स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट और ए स्टाक और ए हाइपे कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। अब देखिए राइजोपस का स्ट्रक्चर क्या है, राइजोपस का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइपे होते हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ये हाइपे होते हैं। हाइपे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बट आपको यहां तक इनफ है। राइजोपस आपका एक एग्जांपल है। तो जो राइजोपस है उसका जो स्टाक है, स्टाक का मतलब डंडी, वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ओके, तो इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। जिस स्टॉक के ऊपर होता है स्पोर्स बोलते हैं। स्पोरेंजियम को रखने वाला स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स, PHORES, स्पोरेंजियोफोर्स। तो हमने एक तरह से राइजोपस की बॉडी के बारे में पता चल गया कि राइजोपस की जो बॉडी है उसके अंदर लॉन्ग फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स या लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम हाइपे बोलते हैं, और उन हाइपे के ऊपर एक कैविटी होती है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, और जिस हाइपे के ऊपर स्पोरेंजियम होता है उसको हम स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। स्पोर्स मैच्योर होते हैं तो स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाता है, थैली टूट जाती है। जैसे भैया आप देखो ना, आपने होली के ऊपर गुब्बारे के अंदर पानी भरा था, पानी के अंदर क्या डाल दिया था, रंग डाल दिया था। अब वो ब्रस्ट होगा तो पानी बिखर जाएगा कि नहीं, वो रंग भी बिखर जाएगा। तो जैसे स्पोरेंजियम है उसके अंदर जो स्पोर्स हैं, जैसे ही वो मैच्योर है स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाएगा। ओके, मतलब एक थैली के अंदर आपने बहुत सारे मार्बल्स, कंचे डाली और उसको एक फाड़ दो तो मार्बल्स बिखर जाएंगे, कंचे बिखर जाएंगे। सेम ऐसे ही। ओके, एज स्पोर्स गेट मैच्योर स्पोरेंजियम ब्रस्ट एंड रिलीज द स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होते हैं, थिक वोल्ड होते हैं, उनकी कवरिंग थिक वोल्ड की होती है। क्यों होती है, अरे भाई मान लो एडवर्स कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, बहुत ज्यादा हीट है, कहीं वो खराब ना हो जाए। थिक वोल्ड होती है टू टॉलरेट द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन वो कंडीशन है जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। जैसे ही स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, वो जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ओके, एक और माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम बॉडी को, स्पोर्स की जो बॉडी है, स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं, और माइसीलियम के अंदर जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हाइपे बोलते हैं। ओके, तो पूछ लिया जाए राइजोपस कैसा है, कैसी बॉडी है, माइसीलियम बॉडी है। राइजोपस माइसीलियम के अंदर क्या होता है सर, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हाइपे बोलते हैं। हाइपे के ऊपर स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। ओके, देखिए माइसीलियम किसका बना होता है, लिखा हुआ नहीं है, राइजोइडल हाइपे हाइपे हाइपे। देखिए इसको आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझना है, लेकिन देखिए राइजोइडल हाइपे क्या होता है, ये मान लीजिए एक माइसीलियम है, एक बॉडी है, राइजोइड है, तो जो रूट्स की तरह काम करते हैं वो स्ट्रक्चर, उनको राइजोइडल हाइपे बोलते हैं। ओके, जो ऊपर की तरफ होते हैं स्ट्रक्चर उनको एरियल अपराइट हाइपे बोलते हैं, जो हवा में, और जो इसकी बॉडी में बीच में होते हैं उनको हम स्टोलेनिफेरस हाइपे बोलते हैं, स्टोलेनिफेरस हाइपे बोलते हैं। ओके, मैं आपको राइजोइड का एक डायग्राम आपको इस लेक्चर के बाद सभी को व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, राइजोइड हाइपे रूट बॉडी, स्टोलेनिफेरस हाइपे हॉरिजॉन्टल बॉडी पार्ट। ओके, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑर्गन, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होगा, जिसके अंदर स्पोरेंजियम होगा। एरियल अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी।
तो देखिए मैंने एक बार स्पोर का एक राइजोपस का एक डायग्राम बनाया है। ये है हमारा राइजोडियल हाइपे है। ये ऐसे ये जो हाइपे हैं इसको स्टोलेनिफेरस हाइपे बोले, जो हॉरिजेंटल होते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ उग रहे हैं इनको हमने एरियल हाइपे बोला है। ये हमारा स्पोरेंजियोस्पोर है जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्टाक जिसके ऊपर स्पोरेंजियम 4 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर स्पोरेंजियम होता है उसको हम स्पोरेंजियो 4 बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा, बहुत इजी था। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सोल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।